नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है मनी। ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने इसके पहले एक इंपॉर्टेंट इसी तरीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा था, करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। तो करेंसी मैनेजमेंट के अंदर हमने ये देखा था कि करेंसी को इशू कैसे किया जाता है, करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, करेंसी की डिजाइन कैसे बनाई जाती है। ये सारे फंक्शन हमने वहां पे देखे थे करेंसी मैनेजमेंट के टॉपिक में। लेकिन वो हम सारी बातें जो कर रहे थे वो करेंसी से रिलेटेड थी। अब करेंसी इज अ टाइप ऑफ मनी, इट्स अ सबसेट ऑफ मनी। अगर मनी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर करेंसी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको वहां पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि मनी और करेंसी में अंतर होता है। जब मैं बात करूंगा मनी की, तब मनी क्या है? इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये शॉर्ट में लेकिन एक वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये है आपका मनी। लेकिन जब हम करेंसी की बात करते हैं तो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट इट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑफिशियली मतलब सरकार के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नॉट मनी, इट्स करेंसी। करेंसी क्या होता है? ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे अंतर दिखाई देता है दैट मनी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, बट जो करेंसी होता है वो किसी भी सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। इट इज स्टैब्लिश्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। उस देश की सरकार, उस देश की सेंट्रल बैंक इस ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मनी को कंट्रोल करती है, जिसको आप करेंसी कहोगे। तो करेंसी को वो कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं, उसका सप्लाई मेंटेन करते हैं, उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन मनी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिशियल रिकॉग्निशन ही चाहिए। मान लो कि जैसे बिटकॉइन फॉर एग्जांपल, लोगों को पता होगा कि बिटकॉइन क्या है। ये एक वर्चुअल करेंसी है, इट्स अ वर्चुअल करेंसी। हम इसको करेंसी कहते हैं, बट इट इज नॉट लिटरली मीन अ करेंसी, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मनी है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी या फिर वर्चुअल करेंसी कहोगे आप उसको। तो इट्स ऑल्सो मनी। ये भी क्या है? पैसा है, क्योंकि इट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ लोग हैं जो लोग मनी को यूज करते हैं एज ए मीडियम ऑफ, सॉरी, बिटकॉइन को यूज करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो दो लोग जो है, तो मतलब ये भी तो मनी है आपका। गोल्ड इज ऑल्सो मनी। लोग गोल्ड के आधार पे भी व्यवहार कर लेते हैं। तो बाय द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मनी दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेनी थिंग्स इंक्लूड मीडियम इनटू द डेफिनेशन ऑफ मनी। जैसे बिटकॉइन हो गए, गोल्ड हो गए, बट दे आर नॉट करेंसी because they are not officially recognized as medium of exchange in a particular country. कुछ कंट्रीज के अंदर बिटकॉइन को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर किया गया, तो उन कंट्रीज में बिटकॉइन क्या है? करेंसी है। साउथ अमेरिकन कंट्री है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट कंट्री, बट इन दैट कंट्री बिटकॉइन इज अ ऑफिशियल करेंसी ऑफ दैट कंट्री, है ना। तो इस तरीके से हम समझ हैं कि बिटकॉइन और, सॉरी, मनी और करेंसी में एक डिफरेंस है, एक स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है वहां पे। तो इसलिए हमको दो अलग अलग चैप्टर में इनको पढ़ना पड़ता है। तो हमने पहले पढ़ा था करेंसी एंड उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। आज के चैप्टर में पढ़ेंगे मनी और मनी सप्लाई कैसे मेंटेन करते हैं। ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सर, हम मनी क्या है, मनी के टाइप्स क्या है, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई कैसे रेगुलेट होता है, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो इसको समय लगेगा हमको, तो हम इनको क्या करेंगे, एक एक सब टॉपिक के अंदर पढ़ते जाएंगे। जैसे आज हम पढ़ेंगे मनी का कॉन्सेप्ट, मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, मनी के टाइप्स क्या है। इन सारी चीजों को हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो मनी, तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। करेंसी इज ऑल्सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट दैट इज ऑफिशियल मनी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ओके, सो देयर इज अ नॉइस।
Guys, just give me a second. Okay, sorry for the disturbances. Okay, तो money introduction. Money is commonly accepted medium of exchange. इट्स कॉमनली एक्सेप्टेड, ये सब लोगों में एक्सेप्ट होना चाहिए। आप किसी भी चीज को मनी नहीं बोल सकते हो, आप मतलब एक कॉमन एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर मैं आपको कुछ चीज दे रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, तो वो चीज आपको भी यूजफुल होगी, तभी आप उसको यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन जो है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, तो ये कुछ सिलेक्टिव कम्युनिटी के अंदर ही एक्सेप्ट किया जाता है। नॉट एवरीवन इज एक्सेप्टिंग बिटकॉइन। जैसे अगर मैं आपको अभी बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करूंगा, तो आप में से कुछ लोग जिनको पता है बिटकॉइन क्या है, वही लोग उसमें उसको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज बाकी लोग नहीं बोलेंगे कि नहीं, हमको दूसरा पैसा दे दो यार, लेकिन ये बिटकॉइन मत दे दो हमको। इट्स अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Money is anything that can be generally accepted as a payment for goods and services or settlement or debts. तो मनी क्या है कि जो गुड्स सर्विस इनके लिए या फिर डेट को सेटल करने के लिए यूज किया जाएगा, वो क्या है, मनी। जैसे मान लो आपने किसी से कर्जा लिया है और आपके पास पैसे नहीं है, तब आप सोना भी दे सकते हो। आपके पास गोल्ड होगी तो गोल्ड की चेन अगर उस वैल्यू की होगी या फिर उससे ज्यादा की वैल्यू की, तो आप रखो, आप बोलोगे ये गोल्ड चेन रखे भाई, जा तो अभी के लिए हो गया हमारा अकाउंट सेटल वहां पे। सो गोल्ड इज ऑल्सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली गोल्ड एक स्टैंडर्डाइज पेमेंट है। पूरी दुनिया में जब ट्रेड होता है तो गोल्ड के आधार पे भी ट्रेड होता है, और ट्रेड की शुरुआत ही जब हुई थी, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड मेटल था वो गोल्ड था, करेंसी के फॉर्म में दुनिया में। सो मनी इज एनीथिंग दैट कैन बी जनरली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और सेटलमेंट ऑफ डेट। ठीक है, मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट। अब यहाँ पे लिक्विड क्या है, ये मैंने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था। लिक्विड मतलब कैश या फिर लाइक कैश, ऐसी चीजें जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है तुरंत। जैसे गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये क्या है आपके लाइक कैश, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में आपके पास। ठीक है ना, तो मनी इज द मोस्ट लिक्विड। इट इज इजी टू सेल इन द मार्केट लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा ऑफ एसेट्स, in the sense that universally acceptable and hence can be exchanged for other communities very easily. For example, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा रही, जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये कि मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। ठीक है, अब रेस्टोरेंट के अंदर आपने खाना खाया, तकरीबन आपका 4-5 हजार का बिल हो गया। अब आपके पास 3 तरीके के एसेट है जिनकी वैल्यू 4-5 हजार रुपए, 5 हजार रुपए कंसिडर करते हैं। पहला मतलब आपके पास एक है कि कैश, यू हैव कैश। देन आपके पास एक डेबिट क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, मतलब कोई भी प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। फिर आपके पास है एक गोल्ड चेन जिसकी वैल्यू है 5 हजार। फिर आपके पास है एक मोबाइल जिसकी वैल्यू है 5 हजार। मतलब सारी चीजें सेम वैल्यू की, एसेट वैल्यू सेम रखी मैंने। अब अगर आप ये चारों ऑप्शन उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास जहाँ पे बिल पे कर रहे हो आप रखोगे, तो सबसे पहले क्या चूज करेगा? सो दैट पर्सन विल चूज कैश डेफिनेटली। वो क्या चूज करेगा? कैश। ठीक है ना, देन वो आपसे कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कार्ड पेमेंट भी नहीं हो रही है तो आपके पास सोने की चेन है तो आप सोने की चेन रख के दे दो। अगर वो भी नहीं है तो मोबाइल है, मोबाइल रख के आपकी पेमेंट कर लो। ठीक है ना, अगर वो भी नहीं तो बर्तन धो के आ जाओ भाई, फिर उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं आपके पास। ठीक है, पॉइंट इज दैट यहां से हमको समझ में आ रहा है कि लोगों ने एक प्रायोरिटी सेट की है एक्सेप्टेंस के लिए। पेमेंट जो एक्सचेंज है ना, तो एक्सचेंज का ही उन्होंने एक प्रायोरिटी सेट की है। और ये आप देखोगे तो ये सारी प्रायोरिटी डिपेंडिंग ऑन कैश है, कि कौन कैश के कितना ज्यादा नजदीक है। जैसे कैश वो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ आपके पास जो कार्ड है, तो कार्ड के अंदर जो है वो भी तो कैश की तरह ही है ना, बस वो फिजिकल कैश में नहीं है, वो बैंक अकाउंट में आपके। सो व्हेन यू आर यूजिंग कैश, सॉरी कार्ड, तब आपके अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो इट इज लाइक कैश, इजीली कैश में कन्वर्ट हो रहा है कार्ड की पेमेंट। थर्ड इज गोल्ड, बराबर ना। गोल्ड ऐसी चीज है कि भाई तुम कहीं पे भी लेके जाओ, आपके पास अभी 5 हजार का सोना है, सोना है, अगर आप बेचने जाओगे सोनार के पास, तो सोनार खरीद लेगा उस चीज को, तुरंत आपको कैश में दे देगा पैसा वहां पे।
लेकिन अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल तुरंत बेचा जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ऑनलाइन साइट चल रही है क्विकर जैसी, उसके लिए तो वहां पे भी चीजें बेची नहीं जाती है ना। गोल्ड के लिए नहीं होती, क्योंकि गोल्ड के लिए रेडीमेड बायर्स है, मोबाइल के लिए नहीं मिलेगा। तो गोल्ड इज नियर टू द कैश, और उससे ज्यादा दूर है मोबाइल। मतलब कैश के कौन कितना नजदीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप इनकी लिक्विडिटी कह सकते हो। जो चीज कैश से जितना ज्यादा नजदीक होगी, मतलब जिस चीज को आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उस चीज को आप क्या कहोगे? मोर लिक्विड। जैसे ये हाईली लिक्विड फॉर्म है, ये जो कैश है ये क्या है? हाई लिक्विड है। और जैसे जैसे दूर जाओगे आप यहां से, तो ये लो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है? लो लिक्विड में। तो मनी इज द मोस्ट लिक्विड। यहां से हमको समझ में आता है हम किसी भी चीज को मनी की तरह यूज नहीं कर सकते, है ना। अदरवाइज आप जो एक्सचेंज के लिए यूज करो दे आर कमोडिटीज। आप जब सिक्के दे रहे हो किसी को तो आप कॉइन्स दे रहे हो, अगर आप किसी को नोट दे रहे हो तो वो पेपर करेंसी दे रहे हो, दे आर कमोडिटीज बेसिकली, है ना। गोल्ड दे रहे हो तो वो भी एक मेटल है। तो दीज आर कमोडिटीज थ्रू विच यू आर ट्रांजैक्टिंग। तो मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर आप कमोडिटीज यूज करें, तो मैंने यहाँ पे अलग अलग कमोडिटीज रखी आपके सामने ऑप्शन में। सो डिपेंडिंग ऑन विच कमोडिटी इज क्लोजर टू द कैश, वहां से आप समझ सकते हो कि लिक्विडिटी कितनी ज्यादा है उसकी, है ना। जिस चीज को आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो ज्यादा लिक्विड है। तो इसी तरीके से मनी जो है वो बनता है। मनी इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट इन द सेंस दैट इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। अब गोल्ड तुरंत में कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए मोबाइल से पहले गोल्ड एक्सेप्ट किया जाएगा, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड हेंस कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर कमोडिटीज वेरी इजीली विदाउट एनी टेंशन। ओके, तो दिस इज नोन एज मनी। तो यहां से हमको मनी की एक डेफिनेशन समझ में आती है कि मनी क्या है। ये जनरली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन है, और ये जो पैसा है ये गुड्स सर्विसेज और डेट की सेटलमेंट के लिए किया जाएगा, यूज किया जाएगा। और ये जो पैसा होता है ना, ये जो मनी है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जितना ज्यादा लिक्विड उतनी ज्यादा उसकी ट्रांजैक्शन होगी, उतना ज्यादा वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि मनी जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं ना। तो ये एक्सेप्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। तो किसको एक्सेप्ट करेंगे? जो सबसे ज्यादा लिक्विड है उसी को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए कैश कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है वहां पे, है ना। कैश रखने के और भी कुछ फायदे हैं, वो सारे फायदे अभी नहीं डिस्कस करेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो मनी इज द मोस्ट लिक्विड of all asset in the sense that it is universally acceptable and hence can be exchanged for the other commodities very easily. Okay, तो this is introduction of money, यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। बट मनी को डिफाइन करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोगों ने मनी को डिफाइन करने की कोशिश की है, बट मनी वो डिफाइन नहीं कर पाए ढंग से। तो फिर आखिर में तंग आके इकोनॉमिस्ट ने क्या सोच लिया कि यार मनी को डिफाइन करने में तो कोई मतलब ही नहीं, तुक्का ही नहीं वहां पे, क्योंकि मनी को आप डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली। जैसे अगर मैं कहूंगा इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बराबर ना, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो गाइस बार्टर सिस्टम के अंदर भी तो एक्सचेंज हो रहा है ना, है ना। अब छोड़ो बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के बाद कमोडिटी मनी यूज करना शुरू किया था आफ्टर द, वो चीजें क्या समझाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन कमोडिटी मनी वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट। कमोडिटी मनी मतलब किसी भी कमोडिटी को मनी की तरह यूज कर सकते थे। जैसे कौड़ी, कौड़ी होती है ना, कौड़ी, CAUR, सॉरी KAURI, कौड़ी कहते हैं हम लोग। हाँ, वो शेल्स होते हैं व्हाइट कलर के, शिंपले मराठीत म्हणतो आपण त्याला। वो आप लोगों ने बचपन में खेले भी होंगे उनसे आप। शेल्स होते हैं वो कौड़ीज। तो इंडिया में पुराने जमाने में जब पैसा यूज नहीं होता था, मेटेलिक मनी यूज नहीं होता था, तब कमोडिटी मनी मतलब कौड़ियां यूज होती थी। हम आज भी कहते हैं ना कि एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं अपनी जायदाद से, है ना। कोई गुस्से में कैसा, मतलब किसी बाप को आप ज्यादा परेशान करोगे तो वो भी बोल देगा आपको कि तुझे तो एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो वो कौड़ी मतलब मनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि कौड़ी यूज एज अ करंट मेटल, सॉरी मनी एट दैट टाइम। तो कौड़ी की बात करते हैं आप, यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझेगा। अगर हमने कहा कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है विच इज कॉमनली एक्सेप्टेबल, तो कौड़ी मनी की तरह काम कर रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि कौड़ी को कमाने के लिए आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं, मतलब इकोनॉमिकली आप बिजनेस नहीं करने की जरूरत नहीं वहां पे।
कौड़ी आप बिना बिजनेस के भी कमा सकते हो। सिंपल एक काम करो, फैमिली के साथ जाओ वैकेशन पे, बीच पे, बच्चों को बोल देना, रिश्तेदारों को बोल देना जमा करके लाओ, कौड़ियां जमा करके लाएंगे। नाउ यू कैन यूज दैट कौड़ी फॉर ट्रांजैक्शन। आप आपने जो कौड़ी कम आपके हाथ में है वो कहाँ से लाई है ये नहीं पूछेंगे ना, कौड़ी यूज कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इस तरीके से, तो कौड़ी की वैल्यू भी नहीं रहेगी, इसलिए कौड़ियां रिजेक्ट करना बनता है। तो यहां से हमको समझ में आता है कि नॉट एवरीथिंग कैन बी यूज एज अ मनी। तो मनी को डिफाइन करना भी मुश्किल हो गया। हर चीज, हर जो चीज जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह ये हम यूज कर रहे हैं उसको मनी नहीं कह सकते। तो मनी किसको कहेंगे? तो इकोनॉमिस्ट ने फाइनली एक जुगाड़ किया वहां पे। तो डिफाइन नहीं कर सकते लेकिन उसको समझा तो सकते हैं। तो समझाने के लिए उन्होंने फंक्शंस का सहारा लिया। तो उन्होंने कहा कि मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज। अब ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, ये क्या लिख दिया सर आपने, मनी इज व्हाट मनी डज मतलब क्या? पैसा वो है जो पैसे का काम करता है। तो जो पैसे का काम करता है उसको आप पैसा कहोगे। तो पैसे का काम दैट मीन्स फंक्शंस। किसी कभी भी अगर आपको मनी को डिफाइन करना है तो आप उनके फंक्शंस के आधार पे ही मनी को डिफाइन कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मनी। तो हमको फंक्शन समझने पड़ते हैं। पहले फंक्शन समझो, जो पैसा इन सारे फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा आप उसको मनी की तरह यूज कर सकते हो। तो कौन से फंक्शन है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, है ना। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट ये चार फंक्शंस है। इसको आप प्राइमरी सेकेंडरी में बांट सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन ये चार फंक्शंस है ना, इन चार फंक्शंस के आधार पे ही मनी को डिफाइन किया जा सकता है। तो दीज आर द फंक्शंस व्हिच डिफाइन द मनी। तो मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो पैसा वो है जो पैसे की तरह काम करता है। तो पैसे की तरह मतलब क्या काम करता है? तो ये फंक्शन है, ये काम करता है वो, कि मनी जो पैसा है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करेगा। पैसा जो है वो मेजर ऑफ वैल्यू का काम करेगा। पैसा वो है जो स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करेगा। पैसा वो है जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का काम करेगा। अब ये सारी चीजें क्या है, इनको हम डिटेल में आगे समझते हैं। अंडरस्टूड? तो फंक्शंस ऑफ मनी, मनी को समझने के लिए उनके फंक्शंस को समझना जरूरी पड़ेगा यहाँ। तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, जस्ट गिव मी सम। ओके, measure of value. So money serve as a common measure of value or unit of account. Unit of account. So relative comparison of goods is possible. This possible because of divisibility and fungibility of money. अब divisibility fungibility आगे समझेंगे, पहले ये समझते कि ये क्या लिखा है, ये थोड़ा सा नॉनसेंस ना लगना चाहिए आपको, ठीक है। तो मेजर ऑफ वैल्यू, money serve as a common measure of value or unit of account so that relative comparison of good is possible. For example, जब बार्टर सिस्टम होती थी, बार्टर सिस्टम को थोड़ी देर में समझेंगे। जब बार्टर सिस्टम होती थी तो बार्टर सिस्टम के अंदर कैसा होता था कि दो पर्सन होते थे, एक और दो, व्यवहार दो लोगों के बीच में, आज भी दो ही होते हैं, बायर एंड सेलर। तो दो लोग हैं, ये भाई साहब के पास है गेहूं, व्हीट, ये भाई साहब के पास है राइस, ठीक है। अब ये भाई साहब ने इनको व्हीट दे दिया, ये भाई साहब ने इनको राइस दे दिया, खत्म, ट्रांजैक्शन इज डन बार्टर सिस्टम के अंदर, है ना। तो बार्टर सिस्टम के अंदर एक चीज के बदले में दूसरी चीज को एक्सचेंज किया जाएगा। अब यहाँ पे व्हीट और राइस दोनों लगभग एक जैसी कमोडिटी, यस ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस, पर लगभग एक जैसी कमोडिटी, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। लेकिन क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ दो अलग अलग चीजें? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने रखा गोल्ड, 1 किलो गोल्ड, और यहाँ पे मैंने रखा आयरन। अब बताओ आप में से कितने लोग गोल्ड और आयरन का बार्टर कर सकते हो? कितने लोग करोगे? आई एम श्योर नन ऑफ यू, कोई नहीं करेगा। करने वाला बेवकूफ कहलाएगा, बराबर ना? क्यों?
क्योंकि राइट नाउ इन टूडेज वर्ल्ड यू नो द वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड एज वेल एज यू नो द वैल्यू ऑफ आयरन। आपको पता है सोने की कीमत क्या है, आयरन की कीमत क्या है। अब सोने की कीमत आपको जो पता है वो मनी के टर्म में है ना। You know the value of gold in terms of money and you know the value of gold in terms of iron in terms of money। गोल्ड हो आयरन हो आज के जमाने में आप सबकी वैल्यू को मनी से कंपेयर कर सकते हो, यही तो हमने लिखा कंपैरिजन ऑफ गुड, है ना। अभी आपको समझ में आएगा ना कि गोल्ड और आयरन दोनों अलग अलग वैल्यू वाले कमोडिटीज है, अब हम इनका बार्टर नहीं कर सकते, है ना, इस तरीके से। या फिर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि दो पर्सन है, ठीक है, अब बार्टर सिस्टम के अंदर दोनों को ट्रांजैक्शन करना है। तब ये भाई साहब के पास है कार, ये भाई साहब के पास है बाइक। अब ये कार को बाइक से एक्सचेंज कर सकते क्या बार्टर सिस्टम में? तो डेफिनेटली करेंगे। अब यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है? ऑफ कोर्स जो कार दे रहा है और बाइक ले रहा है, तो कार देने वाला नुकसान में है, क्योंकि आज हमको पता है कार की वैल्यू कम है, राइट। लेकिन अगर आपको इस ट्रांजैक्शन को इवन रखना है, इक्वल रखना है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि अगर कार की वैल्यू ज्यादा है, बाइक की वैल्यू कम है, तो कितने बाइक के बदले में कितनी कार, सॉरी एक कार के बदले में कितनी बाइक मिलनी चाहिए। तब आप मनी को यूज करोगे कंपैरिजन में। अब आप कहोगे कि अरे 10 लाख की कार है और बाइक 2 लाख की है, तो मतलब कम से कम 5 बाइक चाहिए तब जाके एक कार एक्सचेंज होगी, तब जाके बार्टर इवन तरीके से होगा वहां पे। तो अब इस बार्टर को ढंग से करने के लिए आपको पहला क्या करना पड़ा कि आपको जो कमोडिटीज है ना उसको कंपेयर करना पड़ा। लेकिन कंपेयर करने के लिए आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपने पैसे का यूज किया टू फाइंड आउट द वैल्यू। सो बाय यूजिंग मनी यू आर कंपेयरिंग द गुड्स, है ना। तो मनी सर्व एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सबसे पहला टर्म, इट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब कार 10 लाख रुपए की तो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए, मेजर ऑफ वैल्यू। बाइक 2 लाख रुपए की तो उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए, मेजर ऑफ वैल्यू। सो मनी सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। सो रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ गुड इज पॉसिबल। तब अब आपको गाड़ी की कीमत पता है 10 लाख, बाइक की कीमत पता है 2 लाख, अब आप कंपैरिजन कर सकते हो। अब कंपैरिजन करने में आपको आसानी मिल गई, आसानी हो गई, तब आप ट्रांजैक्शन भी एक अच्छे तरीके से कर सकते हो। हाँ, जब जहां पे दोनों का प्रॉफिट होगा, इस तरीके से एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस नहीं। बार्टर सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम देखी गई थी कि वहां पे वैल्यूज नहीं मिल पता थी लोगों को अलग अलग कमोडिटीज की। हाँ, लोगों को क्या होती थी, जरूरत होती थी कि चलो यार अभी मुझे बाइक की जरूरत है, सामने वाला बोल रहा है अभी मुझे कार की जरूरत है, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। बट हियर इज दैट द कार ओनर इज सफरिंग लॉसेस बाय एक्सेप्टिंग बाइक। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी मदद कर रहा है। तो ये मनी का एक फंक्शन है, इट प्रोवाइड मेजर ऑफ वैल्यू। वो चीजों की कीमत फाइंड आउट करने में मदद करेगा आपकी। और जब आप चीजों की कीमत फाइंड आउट कर सकते हो तब आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। जब आप कंपैरिजन कर सकते हो तब आपका जो व्यवहार होगा वो ऐसा होगा कि जहां पे बोथ पार्टीज एंजॉय करेंगी। अंडरस्टूड? मतलब कोई सफर नहीं करेगा। तो दिस इज हाउ मेजर ऑफ वैल्यू। अब इस मेजर ऑफ वैल्यू के अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट देखने हैं, एक तो डिविजिबिलिटी, दूसरा है फंजिबिलिटी। कि मनी अगर मेजर ऑफ वैल्यू है तो वो मनी कैसा होता है, वो डिविजिबल भी होता है एंड फंजिबल भी होता है। इट्स अ प्रॉपर्टी, मनी की ये क्या है, प्रॉपर्टी। अब पहले समझते हैं डिविजिबिलिटी क्या है। डिविजिबल, तो व्हाट डू कॉल्ड एज अ डिविजिबल? मनी कैन बी इजीली डिवाइडेड इनटू स्मॉलर इंक्रीमेंट्स सो दैट इट कैन मैच कमोडिटी वैल्यू। हमने कहा कि यहाँ पे कमोडिटी की वैल्यू जो है ना, हम मतलब वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद कंपैरिजन के लिए मनी को यूज कंपैरिजन में ला सकते हो आप। तब आपको कमोडिटी की वैल्यू मैच करनी पड़ेगी ना वहां पे। तो कमोडिटी मैच वैल्यू मैच करने के लिए आपके पास जो पैसा है वो बस एक ही फॉर्मेट में होगा तो नहीं चलेगा ना। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए है, तो इट्स ओनली मनी अवेलेबल इन टू द इकोनॉमी। अब आप 1000 रुपए से किसी ऐसी चीज को खरीदोगे जिसकी कीमत 1500 रुपए है, तो कैसे खरीदोगे? 1000 रुपए को फाड़ दोगे बीच में से, अगर पेपर करेंसी है तो फाड़ दोगे, मेटल करेंसी तो तोड़ दोगे, फिर बन जाएगा आपका 500 रुपए। नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा वहां पे। So money can be easily divided into the smaller increments so that it can match the commodity value more precisely. Correct? For example, 4 note of 500 have same value as 1 note of 2000 rupees. है ना? अब 1000 रुपए को अगर मुझे 1500 की पेमेंट करनी है तो मेरे पास इसके स्मॉलर इंक्रीमेंट मतलब दो 500 500 की भी नोट होनी चाहिए।
है ना, तब मैं जाके इन दोनों को यूज करके अपनी पेमेंट कर सकता हूँ। तो इट इज डिविजिबल। तो इट्स अ फंक्शन के एक मनी के आप टुकड़े कर सकते हो वहां पे। जैसे अगर मुझे 2000 के छुट्टे चाहिए तो मुझे 2000 के छुट्टे मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ 500 नोट, इन द फॉर्म ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज नोट, या फिर इन द फॉर्म ऑफ 50, कुछ भी होगा लोअर डिनोमिनेशन। सो इसको आप कहोगे डिविजिबल, डिविजिबिलिटी। मनी की क्या होती है? डिविजिबिलिटी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फंजिबिलिटी। फंजिबल मनी कैसा होता है? फंजिबल। फंजिबल इज द एबिलिटी ऑफ गुड और एसेट टू इंटरचेंज विथ अदर इंडिविजुअल गुड्स और एसेट ऑफ द सेम टाइप। आप उनको इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे आपके पास एक 500 की नोट है, यू कैन बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड एज अदर 500 रुपीज नोट। मतलब आप एक 500 की नोट और दूसरे 500 की नोट को एक्सचेंज कर सकते हो एक दूसरे से। अगर मेरे पास एक 500 की नोट है और आपके पास दूसरे 500 की नोट है, तो मैं आपको दे सकता हूँ, आप भी मुझे वापस कर सकते हो, आप अगर गुड कंडीशन में है तो। वहां पे सारी चीजें सेम है, मैंने वर्ड यूज कर रहा हूँ सेम। तो जब सेम कमोडिटीज आपके सामने, तो यू कैन इंटरचेंज इट, इट इज नोन एज फंजिबिलिटी। इसको क्या कहते हैं हम? फंजिबिलिटी। तो गाइस, फंजिबिलिटी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। सारी चीजें फंजिबल नहीं हो सकती ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा डायमंड, हीरा, डायमंड इज नॉट ए फंजिबल, क्योंकि हर डायमंड दूसरे से अलग होता है। दो डायमंड आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि हर डायमंड का साइज अलग होता है, हर डायमंड की क्लैरिटी अलग होती है, हर डायमंड का कट अलग होता है, किसी न किसी पैरामीटर में वो अलग अलग होंगे वहां पे। तो इसीलिए दो डायमंड एक जैसे नहीं हो सकते वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक 100 कैरेट का डायमंड है, कैरेट मतलब उसका वजन, ठीक है, एक 100 कैरेट का डायमंड है, अगर मैंने उसको दो 50-50 कैरेट के डायमंड में डिवाइड कर दिया, 50-50 कैरेट के, तो 100 कैरेट के डायमंड की वैल्यू होगी, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए। तो दो 50-50 कैरेट की वैल्यू क्या 50-50 करोड़ रुपए होगी? बिल्कुल नहीं, दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी। दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी वहां पे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डायमंड इज नॉट अ फंजिबल। आप एक डायमंड को दूसरे डायमंड से एक्सचेंज नहीं कर सकते, आप इन दो डायमंड को भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे छोड़ो कि एक 100 कैरेट का दो 50-50 कैरेट के डायमंड एक्सचेंज कर सकते हैं, वो चीज तो छोड़ दो। आप ये दो 50-50 कैरेट के डायमंड भी एक्सचेंज नहीं कर सकते जो कि सेम कैरेट के हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज, क्लैरिटी, कट दोनों में डिफरेंस होगा वहां पे। तो फंजिबिलिटी क्या है कि ये जो विजिबल डिफरेंसेस है ना, उनके कारण क्या हो जाता है, वो कमोडिटीज इंटरचेंज नहीं हो सकती है। जब विजिबल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं ना, उसके कारण इंटरचेंज नहीं हो सकते। तो ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसको आप सेम कमोडिटीज, दो सेम कमोडिटीज जिनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, आप कहोगे वो फंजिबल नहीं है, वो फंजिबल नहीं है। तो करेंसी को कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ फंजिबल। तो अगर आपके सामने एक 500 की नोट रखी है और दूसरी 500 की नोट कोई आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो यस इट इज फंजिबल। आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो विथ अदर इंडिविजुअल गुड्स और एसेट ऑफ द सेम टाइप। अंडरस्टूड? तो फंजिबिलिटी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो याद रखना, डिविजिबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, फंजिबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। डिविजिबिलिटी टॉक्स अबाउट हायर डिनोमिनेशन नोट कैन बी डिवाइडेड इनटू द लोअर डिनोमिनेशन नोट। एक बड़ी नोट को, एक बड़ी करेंसी को अगर आप छोटी छोटी करेंसीज में डिवाइड कर सकते हो, तो वो डिविजिबिलिटी कहलाएगी। इससे क्या होगा? इससे प्रिसाइज अमाउंट पे करने में मदद होगी, प्रिसाइज अमाउंट आप पे कर सकते हो वहां पे। फंजिबिलिटी क्या होता है? जब एक करेंसी है, उसी टाइप की दूसरी करेंसी, सेम करेंसी है, अब अगर दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो तो वो फंजिबल है। अगर ऐसी कमोडिटी जो सेम है लेकिन फिर भी एक्सचेंज नहीं कर सकते आप, तो वो फंजिबल नहीं है। जैसे मैं बात करूंगा गोल्ड, गोल्ड इज अ फंजिबल। गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है? ये फंजिबल कमोडिटीज है। मतलब अगर मेरे सामने 100 ग्राम का गोल्ड बार है, अगर मैं उसको दो 50-50 ग्राम्स के गोल्ड बार में कन्वर्ट कर दूंगा, तब आप समझ सकते हो कि मैं ये दो 50-50 बार जब सेम है, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, सारी चीजें कैसी है? सेम है। मतलब इनकी क्वालिटी सेम है, इनका वेटेज भी सेम है, करेक्ट।
जब सारी चीजें सेम है तब आप इन चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब आप इन दोनों 50-50 ग्राम के बार्स, गोल्ड बार्स को एक 100 ग्राम के गोल्ड बार के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर आप इस 50 ग्राम के गोल्ड बार को इस 50 ग्राम के गोल्ड बार के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो जब आप एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, तब उसको आप क्या कहोगे? फंजिबिलिटी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ये जो 100 ग्राम का है ना, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है, मतलब ये BIS सर्टिफाइड है, BIS नहीं, सॉरी, ऑगमार्क, गोल्ड इज ऑगमार्क सर्टिफाइड। और ये तो 50-50 के ना, ये ऑगमार्क सर्टिफाइड नहीं है, ये दोनों क्या है? ऑगमार्क सर्टिफाइड नहीं है। अब ये जो 100 ग्राम का गोल्ड बार है और ये 50-50 ग्राम के जो दो गोल्ड बार है, अब ये सेम नहीं है ना, अब सेम नहीं है तो इनको इंटरचेंज भी नहीं कर सकते वहां पे। तो ये क्या है? ये फंजिबल नहीं बन सकते। दोनों गोल्ड ही है, बट वन इज ऑगमार्क गोल्ड, अनदर इज नॉट ऑगमार्क गोल्ड, मतलब ये सर्टिफाइड नहीं है। तो इसलिए आप इन दोनों को, ये 50-50 ग्राम के ये जो दो गोल्ड बार है ना, इनको 100 ग्राम के गोल्ड बार के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते हो, बिकॉज नाउ दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। तो फंजिबिलिटी इज अ एबिलिटी ऑफ गुड और एसेट टू बी इंटरचेंज विथ अदर इंडिविजुअल गुड और एसेट ऑफ द सेम टाइप। ये वर्ड यूज है, सेम टाइप, मतलब सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो 100 ग्राम का गोल्ड बार है वो ऑगमार्क सर्टिफाइड है, जबकि ये जो 50-50 ग्राम के दो गोल्ड बार है, इक्वल वेट के, इक्वल क्वालिटी के, लेकिन ये सर्टिफाइड नहीं है, इसलिए इन दोनों में एक्सचेंज होना मुश्किल है। तो ये दोनों इंटरचेंज नहीं होंगे। तो यहां से हमको फंजिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो दैट मनी इज अ फंजिबल कम्युनिटी, मनी इज अ फंजिबल कमोडिटी, सॉरी माय मिस्टेक। तो मनी कैसा होता है? फंजिबल भी होता है। मनी कैसा होता है? डिविजल भी होता है। तो डिविजिबिलिटी एंड फंजिबिलिटी, जब ये दोनों क्वालिटीज मनी के अंदर होगी तब वो मेजर ऑफ वैल्यू की तरह काम कर सकते हैं। तब आप क्या कर सकते हो? उस पैसे से किसी भी अदर कम्युनिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो ये डिविजिबिलिटी फंजिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस की बात करें हम यहाँ पे। ट्रांजैक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पीपल कैन इजीली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम अ टीचर, प्रोफेशन में हूं, आई एम अ टीचर, ठीक है? आप मुझसे पढ़ रहे हो तो यू आर अ स्टूडेंट। सो बेसिकली यू आर बाइंग सर्विसेज फ्रॉम मी। आप क्या ले रहे हो? सर्विस, एजुकेशन की सर्विस ले रहे हो आप। तो जब आप मुझसे सर्विस ले रहे हो तब बदले में मुझे कुछ दोगे, मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है हम लोगों के बीच में, घेवान देवान, लेन देन हो रहा है। आप मुझसे सर्विस ले रहे हो, बदले में आप मुझे मनी दोगे। क्या दोगे? मनी दोगे वहां पे। तो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ ट्रांजैक्शन। पीपल कैन इजीली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी। ठीक है? इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी। क्यों? बिकॉज इट इज रेडीली एक्सेप्टेबल। अब ये जो मनी है, ये मैंने आपसे एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि ये मनी मुझसे दूसरा कोई भी पर्सन, मान लेते थर्ड पर्सन भी रेडीली एक्सेप्ट कर लेगा ना, ये तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा वहां पे। मान लीजिए मुझसे सीखने के लिए आपने मुझे कद्दू दे दिया, वहां पे एक कद्दू, पता है ना आपको? तो एक कद्दू दे दिया, ठीक है? अब वो कद्दू मुझे ही खाना पड़ेगा, सामने वाला इंसान को कद्दू नहीं खाना है, तो आई कैन नॉट यूज दैट कद्दू एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वहां पे मैं आगे जाके यूज नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज नॉट रेडीली एक्सेप्टेबल। अब मुझे खाने की इच्छा हुई तो मैंने ले लिया, जिस दिन खाने की इच्छा नहीं होगी नहीं लूंगा। तो इट इज रेडीली एक्सेप्टेबल एज इट्स अ लीगल टेंडर। यहाँ पे हम करेंसी की बात करें, जब लीगल टेंडर बात करें ना, तब हम किसकी बात कर रहे हैं? करेंसी। करेंसी गॉट द लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मीनिंग क्या होता है गाइस? मैंने करेंसी मैनेजमेंट के अंदर समझाया था आपको। लीगल टेंडर मतलब बैक्ड बाय लॉ, बैक्ड बाय लॉ। जब किसी भी मनी को कानून से बैकअप मिलेगा तब आप कहोगे उसको लीगल टेंडर मिल गया। जैसे अगर आपको 2000 रुपए की नोट जो अब आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, अभी तो विड्रॉ भी हो रही वो, लेकिन अभी भी वो क्या है? लीगल टेंडर है राइट नाउ। आरबीआई 2000 की नोट विड्रॉ कर रही है, बट इट्स स्टिल अ लीगल टेंडर, मतलब इट इज स्टिल बैक्ड बाय लॉ। इसलिए आप आज भी 2000 की नोट से व्यवहार कर सकते हो।
ट्रांजैक्शन कर सकते हो, भले आरबीआई उनको मांग रहा है, लेकिन अगर आप मार्केट में 2000 से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब कोई डिनाई नहीं कर सकता है आपको, ठीक है, बिकॉज इट्स स्टिल अ लीगल टेंडर। अब 2000 की नोट को लॉ जो यूज किया है वो कौन सा यूज किया है, तो उसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 इस कानून को यूज किया गया है। इसके अलावा और कोई कानून हो सकता है क्या लीगल टेंडर के लिए, तो हाँ, देयर इज अनदर लॉ कॉल्ड एज इंडियन कॉइनेज एक्ट। दिस इज द सेकेंड लॉ विच इज यूज एज यूज टू प्रोवाइड लीगल टेंडर। तो ये कानून किसके लिए, ये कॉइन्स के लिए यूज होगा, ओनली फॉर कॉइन्स। तो अभी नया 20 रुपए का कॉइन आया ना, तो 20 रुपए का कॉइन उसको कौन से कानून ने बैकअप दिया है, तो उनको जो 20 रुपए का कॉइन है उनको इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 इस कानून से बैकअप मिला है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि लीगल टेंडर क्या है। ये मैंने करेंसी मैनेजमेंट में ढंग से समझा था आप लोगों को। सो जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों है, बिकॉज इट इज readily acceptable, sorry, it is readily acceptable as a legal tender. Second, it's a durable as it remains functional for a long time. medium of exchange क्यों यूज किया, ड्यूरेबल। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना कि आप स्टूडेंट हो, आपने मुझे कद्दू में पेमेंट की है तो मैंने कद्दू लिया। अब कद्दू आगे जाके थोड़ी ना ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाके 2 महीने में किसी को पेमेंट करनी है, मान लो 1 महीने में करनी है, रेंट देना है मुझे, रेंट 1 महीने बाद। तो रेंट देने के लिए मैं कद्दू का यूज थोड़ी ना करूंगा, कद्दू सड़ जाएगा वहां पे, आपका खराब हो जाएगा, है ना। तो वो ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए मनी जो होता है जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर रहे हो वो इट शुड बी ड्यूरेबल थिंग। जैसे आप कॉइन यूज कर रहे हो, दे आर ड्यूरेबल। आप पेपर करेंसी यूज करते हो, दे आर ड्यूरेबल, है ना। तो दीज आर ड्यूरेबल, ये लॉन्ग टाइम के लिए चल सकते हैं। अंडरस्टूड। थर्ड इज इट इज रिकॉग्नाइजेबल बाय अथॉरिटीज एंड पीपल एज वेल। आप किसी भी चीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज तभी यूज करोगे जब उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा बाय अथॉरिटीज। अब अथॉरिटीज मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आएगी, आरबीआई भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2017-18 की बात है, आरबीआई ने कहा था कि बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन नहीं करना है। आरबीआई ने क्या कहा था, बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन नहीं करना है। आरबीआई ने बैंकों को कहा कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है आपको। बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि आरबीआई इस तरीके से किसी को बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करने से नहीं रोक सकता है। तो फिर आरबीआई का सिंपल कहना क्या है, दैट वी आर नॉट ऑथराइजिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन को कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। बिटकॉइन किसने बनाया वो पता नहीं है, बिटकॉइन की वैल्यू अनस्टेबल है, बहुत सारे कारण बताए। इसके कारण आरबीआई बिटकॉइन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, तो आरबीआई ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगर बिटकॉइन में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपके साथ कुछ फ्रॉड हो गया, तब आप रोते रोते आरबीआई के पास नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। आरबीआई के पास एक ऑफिसर होता है ना, ओम्बुड्समैन। हु इज ओम्बुड्समैन, तो ये आरबीआई के अंदर एक अधिकारी है, लोकपाल। इसका काम है अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई भी ग्रीवांसेस है, उन ग्रीवांसेस को सॉल्व करना, जो भी लोगों की शिकायतें है ना, उन शिकायतों को सॉल्व करना, ये आरबीआई के अंडर एक ऑफिसर होता है। तो बिटकॉइन को आरबीआई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उनके ट्रांजैक्शन को। अभी तक तो ऐसा है कि आरबीआई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो जब आप बिटकॉइन से व्यवहार कर रहे हो, तो ऐसे व्यवहारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओम्बुड्समैन क्यों लेगा, क्यों ओम्बुड्समैन आपकी कंप्लेंट को सॉल्व करेगा। आप पुलिस में एफआईआर कर सकते हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर वो अलग चैनल है, बट आरबीआई नहीं करेगा उन चीजों को एंटरटेन, बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। कैसे समझ में आता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज वही चीज है जो रिकॉग्नाइजेबल है, जिनको अथॉरिटीज रिकॉग्नाइज करेगी, देन इट इज हार्ड टू काउंटरफिट। आप उस पैसे को ज्यादा एक्सेप्ट करोगे, उसको ज्यादा मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करोगे, जो नकली करने में मुश्किल, मतलब जल्दी से नकली नहीं बन सकता है। काउंटरफिट मतलब नकली पैसा, फेक मनी। आरबीआई जो पैसा बनाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो पैसा बनाएंगे, वही रियल पैसा है। उसके अलावा सारे फेक मनी है। आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जो भी करेंसी छापी जाएगी, तो काउंटरफिट करेंसी कैन नॉट बी एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि भरोसा नहीं होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज उसी तरीके की करेंसी को यूज कर सकते हो जो काउंटरफिट करना मुश्किल हो जाएगा, जिसका काउंटरफिट बनाना मुश्किल हो जाएगा।
तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करो, किसी भी करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट करने के लिए ये क्वालिटीज है जो सेटिस्फाई करनी चाहिए. इट इज रेडीली एक्सेप्टेबल, इट शुड बी ड्यूरेबल, इट शुड बी रिकॉग्नाइजेबल, एंड इट शुड बी हार्ड टू काउंटरफिट. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट इज डिफर्ड ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट इज डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट मतलब उधारी का धंधा. उधारी होती होगी आप लोगों की कहीं ना कहीं पे, चाय की टपरी पे, किराना की दुकान पे, ठेके पे. ठेके पे मतलब बुक स्टॉल पे. तो कहीं ना कहीं पे आपकी उधारी तो चल रही होगी. तो सामने वाला आपको उधार क्यों दे रहा है? आपको लगता है आपकी शक्ल देख के उधार देंगे, मेरी शक्ल देख के उधार देंगे? तो नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है. हाँ, हमारी शक्ल देख के तो घर वाले उधार नहीं देंगे. एटलीस्ट मैं मेरी बात कर सकता हूँ आप. तो ये जो डिफर्ड पेमेंट्स है ना, व्हाट डू मीन बाय दैट, कि उधारी का धंधा. मनी ऑल्सो सर्व एज अ स्टैंडर्ड मोड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स. क्योंकि पैसा है, इसके दो कारण होते हैं. दो कारण क्या है? ड्यूरेबिलिटी, सेकेंड इज कॉन्फिडेंस, भरोसा, ट्रस्ट. कॉन्फिडेंस से बेटर वर्ड है ट्रस्ट, सॉरी, ट्रस्ट. दो चीजें. रुपया, करेंसी, यह मनी है, इट्स अ मनी. या फिर गोल्ड, इट्स ऑल्सो मनी. चलो एक करेंसी एक मनी, दो अलग अलग एग्जांपल देता हूं मैं आपको. गोल्ड मेटल है तो ड्यूरेबल है, सड़ेगा नहीं ना, राइट? सालों साल चलता रहेगा वो. और गोल्ड के ऊपर सबको भरोसा है. ठीक है, तो गोल्ड इज एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इनटू द वर्ल्ड. मैं इंडिया की बात नहीं करूं, पूरी दुनिया में. अगर इंडिया की बात करेंगे तो रुपी, आपके हाथ में जो सिक्के जो भी नोट है वो ड्यूरेबल है. मतलब आप आज अगर उसको स्टोर करके डब्बे के अंदर जमा करके रखोगे ना, 2 साल बाद निकालोगे फिर भी उसका शेप और साइज बदलेगा नहीं ना, सड़ नहीं जाएगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा, है ना? हाँ, थोड़े से पहले से गंदा दिखेगा लेकिन ड्यूरेबल है ना वो चीज. एज वेल एज आपको भरोसा है क्योंकि सरकार है अभी भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी बरकरार है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भरोसा दिखाई इस पैसे के ऊपर, इसलिए आप भी भरोसा दिखा रहे हो ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्योंकि सरकार भी हमारी है ना, हम सरकार बना रहे, सरकार रुपया को बना रही है, तो हम रुपया के ऊपर भरोसा कर रहे हैं. ट्रस्ट, ये दो चीजें हैं. ठीक है, ट्रस्ट क्या है कि उसकी वैल्यू स्टेबल रहेगी. रिलेटिवली, एकदम स्टेबल तो नहीं होती है लेकिन रिलेटिवली कैसी होगी? स्टेबल. रिलेटिवली स्टेबल. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टमाटर लूंगा, ठीक है ना, टोमेटो की बात कर रहा हूं. टोमेटो इज ऑल्सो कमोडिटी, लेकिन टोमेटो ड्यूरेबल है? बिल्कुल नहीं, 7 दिन बाद सड़ जाएगा. तो जब 7 दिन के बाद सड़ जाएगा, जैसे जैसे उसकी सड़ने की प्रोसेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी ना. हाँ, अगर आप सब्जी मंडी में जा रहे होगी तो आपको दिखाई देगा कि जो फ्रेश टोमेटो है वो महंगे में मिलेंगे, जो बासी टोमेटो होते हैं उनकी कीमत कम होती होती जाती है ना, वहां पे. सो उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो मतलब ट्रस्ट भी कम होते जाएगा ना, अगर वैल्यू कम होती जाएगी तो. जिस कमोडिटी की वैल्यू कम होती है लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कम करते हैं, है ना. इसीलिए टोमेटो को हम डेफर्ड पेमेंट की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ड्यूरेबल भी नहीं है और उसके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है कि 7 दिन के बाद वो बचेगा ही नहीं, 7 दिन के बाद सड़ जाएगा. फ्रिज में भी रखोगे तो 15 दिन, 20 दिन, साल 2 साल तक नहीं रख सकते, तो उसकी टेस्ट भी खराब हो जाएगी, अनहेल्दी भी हो जाएगा वो. सो डिफर्ड पेमेंट, मनी सर्व एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, for instance credit card, EMIs. If a loan is taken today, it can be paid back in the future using money. है ना, आप पैसा उधार ले रहे हो, लोन ले रहे हो, मतलब क्या ले रहे हो? पैसा उधार ले रहे हो, है ना. यही चीज मैंने बोला आपको, उधारी का धंधा, डेफर्ड पेमेंट. सो मनी वो है, इट्स अ कमोडिटी विच अलाउज यू टू कंडक्ट डेफर्ड पेमेंट. वो आपको डेफर्ड पेमेंट करने में मदद करता है. इसलिए बैंक्स का धंधा चल रहा है, इसलिए एनबीएफसी का धंधा चल रहा है, क्योंकि वो पैसा यूज कर रहे हैं. और पैसा कैसा है? दैट अलो डेफर्ड पेमेंट. कल जाके हमने आलू बटाटा मनी की तरह यूज करना शुरू किया ना, बैंक और एनबीएफसी का धंधा बंद पड़ जाएगा, क्योंकि उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते ज्यादा वहां पे. तो दैट इज हाउ
deferred payment is a function of money. Okay. Next is transfer of value. Money has some value throughout the country and has value, its value is transferable. Okay, सिंपल इसका मीनिंग होता है कि मनी वो है जिसकी वैल्यू आप ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब आप इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर में हो, आप जा रहे हो कन्याकुमारी में, मतलब केरला में जा रहे हो आप, वहां पे दोनों जगह पे जो पैसा हो रहा है वो स्टैंडर्डाइज है ना, दोनों की वैल्यू एक जैसी है इंडिया के अंदर रुपया, क्योंकि इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई काम कर रहा है, जो इसके लिए मतलब मनी की वैल्यू जो है ना वो स्टैंडर्डाइज रखने की मदद कर रहा है। दैट्स व्हाई उसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। मनी हैज द सेम वैल्यू थ्रू आउट द कंट्री, इसलिए वो ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब उसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं हम, जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक हम सेम टाइप ऑफ रूपी को यूज कर सकते हैं। तो इट हैज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि देयर आर फंक्शंस ऑफ मनी। उसके अलावा जो चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर ऑफ वैल्यू? इट कैन केप्ट एज सेविंग इन अ बैंक अकाउंट एंड कुड बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट उसके लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मनी क्या करता है, पैसे की वैल्यू को सेव करता है, स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जेब में एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर लिखा है 500 रुपए, आपकी दूसरी जेब में और एक कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर लिखा है 2000 रुपए। अब दोनों कागज के टुकड़े हैं, है ना, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि 500 रुपए के कागज के टुकड़े के अंदर 500 रुपए की वैल्यू स्टोर है, 2000 रुपए के कागज के टुकड़े के अंदर 2000 रुपए की वैल्यू स्टोर है ना। तो जब आपके जेब में 500 रुपए की नोट है, तब आपके पास 500 रुपए की परचेसिंग पावर है, इतनी वैल्यू है आपके पास। यू कैन परचेज थिंग्स अप टू 500 रुपीज परचेसिंग पावर। यही अगर 2000 की नोट है तो कितनी है, 2000 की परचेसिंग पावर है। दैट मीन्स यू कैन बाय गुड्स और सर्विसेज अप टू 2000 रुपीज, बिकॉज आपकी जेब में जो करेंसी है, जो नोट है आप दिखा रहे हो, उसमें उतनी वैल्यू स्टोर की गई है। जब उसमें उतनी वैल्यू स्टोर की गई है, तब आप इसको सेविंग्स करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो ना। सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन चीजों का यूज कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी क्या है, जो वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे 500 रुपए की नोट है, वो वैल्यू को स्टोर कर रहा है। कितनी वैल्यू को स्टोर कर रहा है, 500 रुपए की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। 2000 रुपए की नोट है तो वो क्या कर रहा है, वैल्यू को स्टोर कर रहा है। कितनी, तो वो 2000 की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। 1 रुपए की नोट है तो वो क्या कर रहा है, वैल्यू को स्टोर कर रहा है। कितनी, 1 रुपए की वैल्यू को वो स्टोर कर रहा है। इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी। ठीक है ना। टेक अनदर एग्जांपल, क्रेडिट कार्ड। सो क्रेडिट कार्ड इज अ मनी, इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए है आपके पास, वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए। दैट यू कैन बाय गुड्स और सर्विसेज अप टू 1 लाख रुपीज विद द सेम कार्ड। जैसे मैंने अभी 500 और 2000 के नोट के लिए कहा ना, सेम यही है। डेबिट कार्ड की भी यही कहानी, डेबिट कार्ड के अंदर भी वही चीज है। चेक, चेक की भी वही कहानी है। डिमांड डिपॉजिट्स, उनकी भी वही कहानी। एफडी, एफडी की वही कहानी। तो ये जो है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, डिमांड डिपॉजिट, एफडी, दे आर टाइप्स ऑफ मनी। ये क्या है, मनी के अलग अलग फॉर्म्स है। दे आर नॉट टाइप्स, दे आर फॉर्म्स ऑफ मनी। ये सारा मनी है, ये सारी चीजें क्या है, मनी है। क्योंकि आप इनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हो। यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड, यू कैन यूज डेबिट कार्ड, यू कैन यूज चेक, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट ऑल्सो, एफडीज, दे आर फॉर्म ऑफ मनी। आप यहां से पैसा मतलब इनको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन आप जब इनको यूज कर रहे हो तो यहाँ पे हर एक जगह पे वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है, ऑफ कोर्स। तो इट्स अ फंक्शन ऑफ मनी दैट इट कैन स्टोर द वैल्यू। दीज आर 4, माय मिस्टेक। दीज आर 4 फंक्शंस ऑफ मनी। तो एक एक करके हमने देखा। जैसे एक तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू, फिर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
फिर एक मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना। इस तरीके से हमने सारे फंक्शन पढ़े थे। लास्ट क्या था हमारा, डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, SUMS, ये एक्रोनिम है आपके लिए। S स्टैंड फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू, U stand for unit of account, M stand for medium of exchange, S stand for standard of deferred payment, पेमेंट। तो SUMS, सम्स, तो ये क्या है आपके फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, सम्स। तो स्टोर ऑफ वैल्यू हमने समझा, ये सामने ऊपर ही है। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब आपका मेजर ऑफ वैल्यू है ना, वही मेजर ऑफ वैल्यू, सेम थिंग, ये हमने चीज देखी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो SUMS इस तरीके से याद रखने में भी आसानी होगी आपको, सम्स। ओके, तो दीज आर 4 फंक्शंस ऑफ मनी, सम्स याद रखना ऑलवेज। ओके, तो इन 4 फंक्शंस, ऐसी कोई भी कमोडिटी जो इन 4 फंक्शंस को सेटिस्फाई कर रही है, तब आप उसको क्या कर सकते हो, वो क्या है, मनी है ना। तो आप मनी को डिफाइन नहीं कर सकते, तो लेकिन मनी के इन 4 फंक्शंस के आधार पे उसको पहचान सकते हो कि हाँ अब ये मनी है। ओके, अब समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। अभी तक हमने समझा मनी, इंट्रोडक्शन देखा, मनी क्या है, उनके फंक्शंस देखे। नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू द इवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, अब समय के कमी के चलते ये पूरा टॉपिक अभी नहीं कवर होगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना करते हैं। जैसे पहला है बार्टर सिस्टम, फिर कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, बैंक मनी, वर्चुअल करेंसी, मतलब वर्चुअल मनी जैसे बिटकॉइन। ठीक है, सो मनी धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ, बार्टर सिस्टम से लेके डिजिटल करेंसी तक का ये जो इवोल्यूशन है, हम इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो कुछ कहानियां है बस। तो कहानियों को कहानी की तरह सुनेंगे, कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ मनी के अंदर जो सबसे पहला है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय बार्टर। अभी अगर आपने सुना होगा तो आई थिंक कुछ 7-8 महीने या फिर थोड़ा सा ज्यादा समय हुआ होगा कि अफगानिस्तान एंड रशिया दोनों में बार्टर हुआ है। कहाँ पे, अफगानिस्तान एंड रशिया। तो रशिया ने अफगानिस्तान को ऑयल दिया, बदले में अफगानिस्तान ने ड्राई फ्रूट्स दिए। तो मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, 21st सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। बार्टर सिस्टम इज अ एज ओल्ड सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन, लेकिन आज भी हम उस सिस्टम के आधार पे काम कर रहे हैं। ये छोड़ो, ये तो इंटरनेशनल बात है, लोकल लेवल पे ये चीजें होती है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, रूरल इंडिया से, तो अब आपने ये चीज देखी होगी कि रूरल इंडिया में बार्टर सिस्टम चलता है, आज भी चलता है। अगर आपने देखा होगा या फिर अगर आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा शायद से कभी अपने फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, कि कैसे होता है कि तो फार्मर्स होते हैं ना, तो फार्मर्स क्या कर लेते कि एक फार्मर बोलता है कि मेरे खेत में गेहूं है, तुम्हारे खेत में बाजरा है, एक काम करो, एक पोता, एक गोनी मेरे से लेके जाओ, एक गोनी तुम मुझे दे दो। ये डिसाइड होता है, वो वैल्यू की तरफ ज्यादा देखते भी नहीं है, क्योंकि एक तो कैसे होता है, ग्रामीण इलाकों के अंदर लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, तो वहां पर रिलेशन को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। 2-4-5 रुपए इधर उधर एडजस्ट कर लेते हैं, तो वहां पे आज भी बार्टर होता है। आई होप सो कि आप लोगों ने कभी ना कभी इन चीजों को देखा होगा। तो यस, एट लोकल लेवल देयर इज अ बार्टर सिस्टम स्टिल कंटिन्यू, नॉट रैम्पेंट, एकदम ज्यादा भी नहीं होती है, क्योंकि लोगों के अंदर समझ आ गई है। अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले कि मनी से हम क्या कर सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं कमोडिटीज की, तो सारी चीजें नहीं होती, लेकिन आज भी हम बार्टर सिस्टम देख सकते हैं। सो व्हाट इज दिस बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज सिंपल सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अनदर गुड्स, एक गुड को दूसरे गुड से बदला जाएगा वहां पे।
तो ये जो सिस्टम है बार्टर सिस्टम है, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। तो विदाउट मीडिएशन ऑफ मनी, यहाँ पे मनी का यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज भी बार्टर कर सकते हैं आप, वहां पे गुड्स और सर्विसेज के बदले में। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कैसे हो जाता है कि हमारे घर पे कोई ना कोई आ जाता है, अब मतलब मैंने ये चीजें देखी है, अपने फैमिली लाइफ में भी देखी है और हर जगह भी देखी है जनरली, कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई आ जाता है, आपसे खाना वगैरह मांगता है, भिक्षा वगैरह मांगता है कि खाना देते यार, कुछ ना कुछ दे दो हमको। तो जनरली क्या करते हैं हमारे घर के अंदर बड़े बुजुर्ग लोग, उसको कुछ ना कुछ काम दे देंगे, बोलेंगे कि ये देख भाई, ये हमारा गार्डन है, इसको साफ कर दे, ये चीजें इसको संभाल ले, ये जो कचरा पड़ा है हमारे यहाँ पे, इसको साफ कर दे, तुमको खाना दे देंगे हम। ये भी बार्टर ही है, ये चीज भी क्या है, बार्टर है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। तो हम मैं गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड्स हियर। तो गुड्स और सर्विस, वो जो सामने वाला पर्सन मेरे घर के अंदर काम करके देगा वो सर्विस है, बदले में मैं उसको गुड दे रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ खाने के लिए। पेमेंट मनी में नहीं कर रहा हूँ ना, तो विदाउट मीडिएशन ऑफ मनी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। सामने वाले को मैंने एक काम बताया, उसने मेरा वो काम किया, बदले में मैंने खाना दे दिया। इट्स बार्टर सिस्टम। इट सफर्स फ्रॉम प्रोबेबल डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब ये प्रॉब्लम है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। द बार्टर सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट परचेस ऑफ गुड्स सिंस देयर वाज नो कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी। तो इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट परचेस ऑफ गुड्स। यहाँ पे चीजों को आप खरीद नहीं रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। यहाँ पे चीजों को आप खरीदते नहीं हो, दो गुड्स को आप एक्सचेंज कर रहे हो, इसका सिंपल मीनिंग ये है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? सबसे पहला, सिंपल इनफॉर्म। ट्रांजैक्शन करना आसान है, झंझट नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिंपल। एक पोता गेहूं मैं देता हूँ, एक पोता बाजरी तुम दे दो, खत्म। नो फॉरेन एक्सचेंज रेजिमेंट। आप किसी गांव में ट्रांसफर करो कि अमेरिका के अंदर किसी दूसरे इंसान को ट्रांसफर करो, नो फॉरेन एक्सचेंज। ऐसा थोड़ी ना अमेरिका का गेहूं तो इंडिया से जब जाएगा तो इंडिया का गेहूं अमेरिका के गेहूं में एक्सचेंज करके आप अमेरिका भेजोगे। नो, इट इज नॉट दैट। सो देयर इज नो फॉरेन एक्सचेंज रेजिम एंड नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नो नहीं कह सकते हम, कम से कम होती है, ये नो ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्यों मुश्किल है यहाँ पे? क्योंकि आप कितनी वेल्थ जमा करोगे। अगर मुझे करप्शन करना है तो मैं मनी में करूंगा, ठीक है ना। अगर मैं गेहूं के पोते में करप्शन करना स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे गोदाउन लगेंगे, लेकिन गोदाउन के अंदर जितना गेहूं रखूंगा उतनी वैल्यू मैं एक सिंपल ब्रीफ केस में कैरी कर सकता हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मनी में ज्यादा होगा कंपेयर टू द कमोडिटीज। और बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज यूज होती है, मनी नहीं यूज होता है। तो दैट्स व्हाई वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहोगे आप, नो नहीं हो सकता है, नो ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कहीं यहाँ पे। ओके, अच्छी चीज है तो बुरी भी चीजें है ना। बुरी चीजें क्या है? तो पहला सबसे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, वांट यानी जरूरत, गरज, है ना। आप दुकान में जाके दूध खरीद के ला रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको दूध की जरूरत है। दुकान वाला आपका दूध बेच रहा है, क्यों? क्योंकि दुकान वालों को पैसे की जरूरत है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ओके, अब यहाँ पे पैसा जो है ना, दुकानदार दूसरे किसी को, तीसरे पर्सन को दे सकता है ना। मतलब आपने दूध खरीदते समय दुकानदार को 50 रुपए दिए, दुकानदार ने वही 50 रुपए बुक स्टॉल पे दिए अपने बच्चे को बुक्स खरीदने के लिए, क्योंकि दुकानदार को बुक्स चाहिए थी अपने बच्चों के लिए, करेक्ट। लेकिन आपके पास बुक्स नहीं थी ना। अगर बार्टर सिस्टम में होते तो दुकानदार को चाहिए बुक, आपको चाहिए दूध। अगर दोनों की जरूरतें पूरी हो रही है तभी दोनों के अंदर ट्रांजैक्शन होगा। तो ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम थी, है ना। जरूरी नहीं है कि हर बार हर चीज ऑफर की जाएगी। मान लेते हैं कि मैं ए हूं, सामने वाला बी पर्सन है, मैंने इसको गेहूं दिए, व्हीट, और बदले में इसने मुझे राइस दिया। अब सी पर्सन आया मुझसे व्यापार करने के लिए, सी कह रहा है कि मैं भी तुमको राइस ही दूंगा, मेरे पास राइस ही है। मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे अभी दाल चाहिए, पल्सेस। आपके पास, सी के पास पल्सेस नहीं है तो मैं सी के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। आई वॉन्ट पल्सेस, क्योंकि बी ने तो मुझे राइस ऑलरेडी दे दिया है। तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बी की वांट है, ए की वांट है, दोनों वांट मैच हो रहे हैं, तो वो आप कहोगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट सेटिस्फाई हो रही है। अब ए की वांट नहीं हो रही है, बी की, सी की वांट हो रही है,
तो दोनों की वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब दोनों की जरूरतें यहाँ पे पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए सी के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हो गया। तो बार्टर सिस्टम के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो लिमिटेशन में आ जाती है कि हर बार ट्रांजैक्शन होगा ही जरूरी नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया मनी की मदद से। मनी ने क्या कर दिया, अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं है, सिंगल वांट इज नीडेड, सिंगल वांट इज नीडेड अंडर द मनी। तो हियर मनी कैन सर्व द ट्रांजैक्शन पर्पस विद द सिंगल वांट। अब आप दुकान में जाओगे, दूध खरीद के लाओगे, आप उसको बुक नहीं दोगे, आप उसको क्या दोगे, पैसा। दुकानदार उस पैसे का यूज करेगा बुक स्टॉल पे और अपनी जरूरत, मतलब दुकानदार की जो जरूरत है बुक की, उसको सेटिस्फाई कर लेगा। सो दैट्स हाउ बार्टर सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी वीकनेस थी, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दैट कैन बी एलिमिनेटेड बाय विद द हेल्प ऑफ मनी। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम के अंदर हमने देखा कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक निगेटिव थिंग है। अनदर प्रॉब्लम इज पेरिशेबल गुड्स, टमाटर फॉर एग्जांपल, टोमेटो, मिर्ची, टमाटो, कांदा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कुछ भी ले लो, जो चीज अच्छी लगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में उठा लो, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, उसको आप मनी की तरह यूज नहीं कर सकते ना। बार्टर सिस्टम के अंदर तो उन्हीं चीज का ट्रेडिंग हो रहा था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हजारों सालों की पहले के। उस समय में एग्रीकल्चर के अलावा कौन से बिजनेस थे, थोड़ी ना आपको मॉल्स मिल रहे थे, वहां पे कुछ के शूज मिलेंगे, पेरिशेबल गुड्स, वहां पे टोमेटो ही मिलता था, दैट इज पेरिशेबल गुड, गुची के नॉन पेरिशेबल वहां पे माइनस। तो एक्सचेंज ऑफ पेरिशेबल गुड्स, अब ये प्रॉब्लम है, अगर टोमेटो सड़ जाएंगे तो मैं एक महीने के बाद जो मुझे टमाटर यूज करने में, उसके लिए आज ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, एक महीने के बाद ही करूंगा। नो सेविंग कैपिटल, आप यहाँ पे सेविंग नहीं कर सकते हो ट्रांजैक्शन, क्योंकि बार्टर सिस्टम के अंदर आप जरूरत के हिसाब से ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो सेविंग्स नहीं कर सकते आप। नो फ्लो ऑफ इनकम, इनकम भी नहीं जनरेट होगी वहां पे, आप जरूरत ही पूरे कर रहे हो बस। तो सेविंग्स, इनकम नहीं जनरेट होगी तो सेविंग्स नहीं होगी वहां पे, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक है। दो, नो डिविजिबिलिटी फंजिबिलिटी ऑफ द सेम वैल्यू, ये चीज हमने समझी कि डिविजिबल नहीं हो सकता है ट्रांजैक्शन, फंजिबल नहीं हो सकता है वहां पे बार्टर सिस्टम के अंदर। सो हियर इज द प्रॉब्लम। ओके, सो देयर आर नेगेटिव पॉइंट्स which are outnumbering the positive points. That's why barter system is a bit of problem. That's why we shifted toward the monetary system. हमने मनी को यूज करना शुरू कर दिया। ओके, तो दिस इज योर बार्टर सिस्टम। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।